नमस्कार देश के भावी आईएएस अधिकारियों, प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में हमने कल उदारीकरण जाना था और मैंने लास्ट में आपको बताया गया था कि हम किस पर बात करेंगे, आरबीआई पर बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक पर। ठीक है, तो किस पर आज का टॉपिक किस पर बात करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक पर। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या संविधानी यानी कि क्या सुविधा आपको देने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। इसने कितना कर दिया है किस बैंक को, किसके साथ में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, इन सब चीजों पर आप चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या है, देखिएगा जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने हाल ही में क्या किया है, भारत के साथ में कैश लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए इसने क्या किया है, डिपॉजिट यानी कि डिजिटल पेटीएम, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लागू किया है, जारी करने का फैसला लिया इसने। देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान समय में यानी कि कैश की लेन देन जो है, कैश की लेन देन से तात्पर्य मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप सामान्य भाषा में इस चीज को समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए आपकी जो राशि है, आपके घर की जो धन राशि है, अब आप क्या करते हैं, ऑफलाइन अगर लेन देन करते हैं, यानी कि अगर आप पड़ोसी से 50,000 रुपए लेकर आते हैं और किसको यानी कि आपके काम में ले लेते हैं, तो किसी को गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि आप 50,000 रुपए किससे लेकर आए, किस चीज को बेचकर लेके आए, बल्कि भारत देश का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को पैसा तो भारतीय रिजर्व बैंक से आया हो ना, हो किसी भी संबंध में या किसी भी प्रकार से आया, लेकिन आया तो वहीं से है। लेकिन आप ट्रांसफर जो करते हैं, है ना, तो ट्रांसपोर्ट जो पैसे यानी कि अब देखिए इससे एक फायदा होगा, इसमें बहुत बड़ा बयान दिया गया है इस पर, और एक बहुत अच्छी चीज लागू कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो अगर आप क्या करते हैं, कैश पेमेंट के अगर लेन देन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि किसी को कोई पता नहीं चलता है। अब इससे सबसे पहली बात यह है कि भारत देश में जो धुंधली जो करप्शन हो रहा है, करप्शन को रोका जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि देश में आप जैसे भावी आईएएस अधिकारी बैठे हैं वहां पर, तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो ऐसे ही किताबों में रात दिन खराब करके नहीं गए, आपकी तरह बहुत तपा है उन्होंने, है ना, शुद्ध सोना बन के गए हैं। तो उन्होंने आरबीआई को कहा कि भाई उन्होंने ये जो चाल है ये रक्षा मंत्रालय की नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय की नहीं थी, ये राजस्व विभाग की थी। और राजस्व विभाग में मतलब इनकम जो टैक्स है ना, जो राजस्व विभाग होता है, राजस्व विभाग मतलब भूमि से संबंध, यानी कि किसानों का शोषण बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर किसान किसी भी परियोजना का फायदा उठाता है तो उसमें से 50% तो इनको देना पड़ता है, नेता खा जाते हैं और बीच के लोग खा जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को एक रिपोर्ट दी गई, राजस्व विभाग के जो आपके जो आईएएस अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसमें बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक, एक बात सुन लो हमारी, आप हमारी बात यह है कि इस करप्शन को रोको, इस देश के साथ में अन्याय हो रहा है। यानी कि बीजेपी सरकार के जो नेता है ना, अभी आपको पता है चुनाव में क्या होता है, चुनाव में इनके पास करोड़ों रुपए कहां से आ जाते हैं, आपको इस चीज के अनुभव है क्या? ये करोड़ों रुपए उन्हीं रानी अंबानी और टाटा बिरला के हैं। इसलिए आपको जो दारू पिलाई जाती है और आपको जो झंडे दिए जाते हैं, आपको जो कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, दिखावे के लिए, वो सब चीजें वहीं उन्हीं की है। तो सरकार भी उन्हीं के कहने पे चलेगी, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी आपको पता है पेट्रोल का दाम क्या है ना, और खाद्य सामग्रियों का माल पैमाना कितना बढ़ गया है। अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज लीजिए, सब चीज क्या है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां छू रही है। तो इसका कारण क्या है, तो इसने क्या किया, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक फैसला लिया है अभी कि अब क्या करेंगे, भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लागू किया। इसने क्या किया, अब देखिएगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इसने जारी किया, और इसके तहत में सबसे पहला बयान यही आया, भारतीय रिजर्व बैंक के तरफ से यही आया है कि इससे क्या करेंगे, करप्शन को रोका जाएगा पूर्ण तरीके से। तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत में क्या किया है, कैश लेन देन पर रोक यानी कि वृद्धि को मापने के लिए तथा जारी रखने का फैसला किया है, यानी कि डिपॉजिट जो है, मैंने आपको बताया डिजिटल पेटीएम इंडेक्स जो है उसको लागू करने का फैसला लिया है। अब इससे क्या होगा, इससे अर्धवार्षिक आधार पर यानी कि मार्च 2021 में जारी किया गया था, सॉरी 2021 में इसको यानी कि मार्च के महीने में इसको जारी किया जाएगा। अभी एक बहुत बड़ी चाल है, इस पर भी अभी समझाऊंगा। मार्च 2021 में इसको लागू कर दिया जाएगा। देखिए इसके बाद में क्या होता है, डिजिटल पेमेंट्स यानी कि इंडेक्स जो है, इसमें पांच ब्रांड है यानी कि पैरामीटर शामिल किए जाएंगे। 5 ब्रांड पैरामीटर होते हैं, 5 कितने, अभी मैं समझाऊंगा, आप समझ लीजिए केवल मैं क्या कह रहा हूं, 5, ठीक है, 5 पैरामीटर, ठीक है। देखिएगा 5 ब्रांड जो है, पैरामीटर जो है वो शामिल किए गए हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के पैरामीटर को निम्न अनुसार, मतलब इनसे क्या किया जाता है, इसको नापा जाता है ना। तो इसमें 5 जो है उनके नाम भी मैं आपको चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इन चीजों पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिएगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के थ्रू आपका ये पता चल जाएगा कि आप कितना पैसा किससे ले रहे हैं और कितना पैसा किसको दे रहे हैं। अब इस चीज पर एक
अब देखिएगा, इस चीज को चाहते तो 1 जनवरी से लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की एक पॉलिसी होती है, जब भी आपके नोट छपते हैं भारत देश में, तो आपका मार्च अप्रैल वाला जो महीना है, क्योंकि इस समय किसान की पैदा लगभग सिमट जाती है और जितना उत्पाद होता है उतना ही भारत देश में करेंसी छपती है। समझ पा रहे हैं? भारत देश में जो नोट होते हैं ना, नोट इस कारण से छपते हैं क्योंकि आपके माता पिता खेती करते हैं ना, उस खेती का जितना उत्पाद होता है ना, उसी के कारण भारत देश में क्या होता है, करेंसी छपती है। दूसरा नंबर पर आपका, पहला नंबर पर आपका भारत में कर्जी आती, किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, उसके साथ में अगर आज आप खड़े नहीं है ना, तो आने वाले समय में इस भारत देश के भारतीय रिजर्व जैसे बैंक है ना, इनको चेतावनी दी, मतलब इनके लिए एक चेतावनी खड़ी हो जाएगी आने वाले समय में। समझ पाए ना? क्योंकि करेंसी नहीं छपेगी तो पैसों की मांग बहुत ज्यादा हो जाएगी भारत देश में, और इससे गरीबी रेखा, गरीब जो व्यक्ति है ना, वो खिंचता चला जाएगा, और गरीबी रेखा से भारत देश पिछड़ता चला जाएगा, विश्व में पिछड़ जाएगा ये देश। अब देखो कैसे पिछड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्होंने मार्च 2021 में लागू इसलिए किया है क्योंकि इस समय किसान की फसल क्या होती है, किसान की फसल बिकती है ना, बेचते हैं और खरीदते हैं। अब इससे एक चीज पता चल जाएगी, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस भारत देश की इतनी अच्छी पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक ने, उन आईएएस अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से, जिन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की उनके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के सामने। हालांकि उनका नाम नहीं बताया गया, क्योंकि नाम बता देते हैं तो फिर राजनेता है तो ये उनको उड़वा देते हैं, है ना, तो इसलिए उनका नाम नहीं बताया जाता। ये सब रिपोर्टें आपकी गुप्त रखी जाती है। देखिए तो क्या किया गया है, बल्कि एक इंटेलिजेंसी कहा जाता है उसको, कि भारतीय इंटेलिजेंसी जो आईएएस अधिकारी होता है, यानी कि इंटेलिजेंसी के तहत में रिपोर्ट दी गई है, बस उसका एक नाम इंटेलिजेंसी दे दिया जाता है, बाकी उनका नाम नहीं होता उसमें। अगर नाम हो जाए तो ये राजनेता जिस प्रकार से वैज्ञानिकों को पहले खत्म करवा दी, उसी प्रकार से खत्म करवा सकते हैं। तो देखिएगा किसानों ने क्या किया, इसको जो बेच और जो खरीदने की जो नीति है, तो किसानों से यहां से एक फायदा होगा। देखो जो पेमेंट होगा, जो पैसा होगा, वो क्या करेंगे, यानी कि किसानों को जो पैदा करके, यानी किसान जो आप मंडी में जो सामान पहुंचाएंगे, है ना, वो उस पर आपका बहुत बड़ा अन्याय भी चल ही रहा है किसानों के साथ में। लेकिन अगर आप मंडी में जो माल पहुंचाएंगे, अगर आपके घर में जैसे 20,000 की क्या हुई है, विकृति हुई है, यानी कि 20,000 अगर आपने 12 महीने में आपके माता पिताओं ने 20,000 की खेती की है, यानी कि आपकी फसल 20,000 की बिक गई है, ठीक है, यानी कि 20,000 की बक गई है, तो ये क्या होगा, जो बिक गई है, तो इसके कारण क्या होता है, अब देखिए इससे क्या होता है कि जो वो व्यापारी होता है, व्यापारी के अकाउंट से सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि डिजिटल पेमेंट होगा। तो देखिए अब यहां पर व्यापारी है, ये हो गया किसान, ये हो गया किसान, ये हो गया व्यापारी। अब देखो व्यापारी लोग क्या करते हैं और किसान लोगों के साथ में क्या करते हैं, ये अन्याय करते हैं। आपको पता है ना, जैसे इसको अब इस चीज का डाटा रहेगा गवर्नमेंट के पास में, ये कैसे रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास में रहेगा। क्योंकि जैसे अगर ये व्यापारी ने कितना, यानी कि जैसे अभी एक जिले की बात करते हैं, तो जिले में अगर 10 बाहरी यानी कि विदेशी अगर सॉरी जो बाहर से 10 व्यापारी भी, अगर 10 संगठन भी किसी माल को खरीदते हैं ना, यानी कि 10 कंपनी के मालिक भी अगर माल को खरीदते हैं, तो उनके खाते में से डिपॉजिट होगा पैसा, किसके पास में, मंडी में जो लोग होते हैं, यानी कि बिचौलिया जो लोग होते हैं मंडी में, उनके पास वहां से पैसा आता है ना, और वहां से पैसा किसानों को वितरण किया जाता है। अब देखिए अब ये 20,000 है, तो अगर मान लीजिए जिस प्रकार से अगर उसने क्या किया है, यानी कि मंडी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति यानी कि बिचौलिया जो है, ठीक है, तो सरकारी मंडी में जो बिचौलिया होता है, इस बिचौलिया की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बिचौलिया के पास में एक दिन में 2 लाख रुपए आए। कितने आए, 2 लाख रुपए आए, और 2 लाख रुपए किस कंपनी से आए, ये भी आपको उसमें पता चल जाएगा। अब जिस प्रकार से ये कंपनी में, यानी कि गेहूं खरीदने की बात कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपका यहां पर क्या हो रहा है, गेहूं, तो एक आटा कंपनी है आपके ना, तो आटा कंपनी जिस प्रकार से एक आशीर्वाद कंपनी चलती है ना, मैं नाम बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार से आशीर्वाद एक आटा कंपनी आपके भारत में चलती है बहुत बड़े विस्तार पर, तो ये जो एरंता है, बहुत सारी कंपनियां होती है, तो आशीर्वाद आटा जो कंपनी है, तो आशीर्वाद आटा कंपनी क्या करेगी, यानी कि इसने कितना माल खरीदा है उसकी डिटेल अब भारतीय रिजर्व बैंक को रहेगी। अब कैसे रहेगी इसका समझ लीजिए। अब देखो यहां पर ही क्या करेंगे, गेहूं खरीदने के लिए व्यापारियों को क्या देंगे, पैसे बांटेंगे, इस समय बांट देंगे, यानी कि फरवरी के समय में ही क्या हो जाता है, बैंक खाली होना प्रारंभ हो जाते हैं। बैंक के सामने फरवरी के महीने में पैसे खाली होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि सारा पैसा ये जो फैक्ट्री मालिक होते हैं ना, खींच लेते हैं पूरा पैसा। समझ पा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तो ये फरवरी मार्च के महीने में ही इनको पैसा डिपॉजिट करने लग जाते हैं बिचौलिया लोगों को। तो ये जो बीच का व्यक्ति है, जैसे इसने यहां से 20 लाख रुपए क्या किए हैं, यानी कि देखिए
है ना। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर 20 लाख रुपए इसने क्या किया है, 20 लाख रुपए बैंक से लिया इसने। सबसे पहले क्या करेगा, 20 लाख रुपए इसने बैंक से ले लिया। अब भाई ये क्या गया है कि केस पर प्रतिबंध लगा देगा भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि किसी को लेनदेन केस लेनदेन बंद कर देगा। ये तो पहले बहुत समय से हो रहा है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। ये पहले सामान्य बैंकों द्वारा लागू किया गया था, लेकिन अब रिजर्व बैंक का फैसला आ गया है, पूर्ण तरीके से आपकी केस लेनदेन बंद कर दी जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, केस लेनदेन बंद कर दी जाएगी, इस चीज को अभी समझ लेना। तो देखो यहां पर क्या होता है कि ये जैसे 20 है ना, तो 20 लाख रुपए यहां से लिया, 20 लाख रुपए के बाद में इस गवर्नमेंट को जैसे रिजर्व बैंक के अकाउंट से 20 लाख रुपए कट गए, इसको पता चल गया कि एसबीआई अकाउंट में इसका खाता है, यानी कि इस कंपनी ने एसबीआई बैंक के साथ में, महिंद्रा कॉटेज बैंक के साथ में, आईसीआई बैंक के साथ में, है ना, जितने भी बैंक भारत में चलते हैं उनमें सब में इनका खाता होता है। अब खाता होता है तो उसका लिंक रिजर्व बैंक से होता है, क्योंकि बैंक भी तो पैसा रिजर्व बैंक से ही लाते हैं, है ना। तो वो देखिएगा अब वो क्या करेगा, अब जैसे भारतीय जैसे एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक से क्या होगा कि सबसे ज्यादा कब पैसे निकाले गए, यानी कि किसके द्वारा निकाले गए, तो इसका डाटा उनके पास में होगा रिजर्व बैंक को। अब ये जो एसबीआई बैंक है इसको अपना डाटा रिजर्व बैंक को बताना होगा, है ना, तभी ये इसको आगे पैसे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये बैंक से यानी कि इसको डाटा बताना पड़ेगा। डाटा इसलिए बताना पड़ेगा, जैसे ये इसने 20 लाख रुपए यहां से लिए, तो इसके बाद में ये 2 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपए इसको बेच दिए, ऐसे इसने 10 व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपए दे दिए। अब 2-2 लाख रुपए दे दिया, तो ये किसान जो लोग हैं, अब किसान यहां पर माल बेचने आएंगे, तो ये बिचौलिया लोग क्या करेंगे, क्या 2 लाख का माल खरीदेंगे, बिल्कुल 2 लाख का माल खरीदेंगे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे 2.5 लाख रुपए, यानी कि ये माल जो है ये 2.5 लाख रुपए का माल खरीदेंगे। समझ पा रहे हैं, यानी कि उसने 2 लाख रुपए दिया है, लेकिन ये क्या करेंगे 2.5 लाख रुपए वसूल करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसको चीज को समझते हैं। सबसे पहले किसान जैसे ही मंडी में जाता है तो उस पर बहुत सारी रसीदें करने लग जाती है, बहुत सारा कर्ता करने लग जाता है ना। तो कुंटल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कुंटल पर, यानी कि जैसे अगर आपको 2,000 रुपए कुंटल अगर आपके क्या बक रहे हैं, 2,000 रुपए कुंटल अगर आपके जिस प्रकार से गेहूं बिके हैं, तो आपको केवल 1990 या 80 रुपए ही मिलते हैं, वहां से 1980 रुपए ही मिलते हैं। आप कभी अनुमान लगा के देख लीजिएगा, या कभी आपके पिताजी अगर बेचकर आते हैं फसल तो उस पर्ची को देखिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा। तो आपको तो एक कुंटल पर 1980 मिले हैं, बाकी 20 यानी कि 20 रुपए कहां गए, ये 20 रुपए बिचौलिया खा गया, यहां से ये 20 रुपए ये बिचौलिया खा गया, आपसे क्या कर लिया, 20 रुपए आपकी तरफ से खा लिया। उसके बाद में आपकी जो फसल है, अब आपकी फसल पर क्या होता है कि आपको पता होता है आपको तो किस भाव में दिया गया है, अब ये भाव भी बिचौलिया तय करता है, ये कंपनी का भाव नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये गवर्नमेंट अगर आपकी जो एमएसपी जो रेट होती है उसके तहत पर गवर्नमेंट निर्धारित कर देती है, तो उसी के अंडरग्राउंड ये लोग खरीदना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि अब ये कंपनी को माल क्या 18 यानी कि 1980 रुपए क्विंटल में बेच देंगे, नहीं देंगे ये लोग 2200 रुपए में देंगे भाई साहब, उसको 2200 रुपए में देंगे, तो 2200 में देंगे। तो अब इसमें देखो ये जो बिचौलिया लोग हैं इन्होंने यहां से कमा लिया कितना, 1980 किसान को दिया इसने, 20 रुपए किसान से कमा लिया। अब एक बात मानिए 20 रुपए में अगर हम बात करते हैं तो 20,000 में से कितना कमा लेगा, 2,000 रुपए कमा लेगा भाई साहब, तो 2,000 का नुकसान तो इसने किसान को दे दिया यहीं पर, समझ पा रहे ना, 2,000 का नुकसान किसान को दिया इसने यहां पर। इसके बाद में इसने 2200 रुपए यानी कि 200 रुपए इससे कमाएगा, तो ये 2 लाख में से बहुत सारा पैसा कमा लेगा, यानी कि ये 2 लाख में से ये देखिएगा, अब ये 2 लाख में से ये 70,000 रुपए अपना कमा लेता है, समझ पा रहे ना, 70,000 रुपए अपना कमा लेगा। अब किसान का माल भी उतना हो गया, यानी कि 70,000 तो ये यहीं पर कमा लेता है। उसके बाद में इसने अगर 2 लाख रुपए वहां से जिस कंपनी ने दिया है ना, उसके बाद में भी ये उससे क्या लेता है, इससे भी ये बेनिफिट मांगता है, अपना हिस्सा मांगता है उससे भी, उसको कहता है कि इनाम के रूप में और दीजिएगा, है ना। तो वो इसको 10 या 15,000 रुपए का जो गिफ्ट होता है वो देना पड़ता है, उसको कंपनी देती है, तब पैसा देना पड़ता है उनको, तो वो दे देते हैं इनको। तो देखिएगा अब ये 70,000 तो यहां से डायरेक्ट कमा लेता है। अब भारत देश में यानी कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बिचौलियों को खत्म करने के लिए कानून लागू किया गया है, लेकिन ये कानून तो भारत में बिचौलिया बढ़ाने का काम करेगा, इस चीज को तय कर दीजिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो मंडियां होती है, सरकारी सहकारी समिति द्वारा अभी जो मंडियां होती है उन्हीं में अगर इतना घोटाला हो रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए के माल में अगर 70,000 रुपए बिचेला आदमी बचा रहा है, यानी कि 2 लाख का माल जो खरीदेगा, तो 2 लाख के माल को तो ये 3 लाख रुपए में कंपनी को बेचेगा, 2 लाख का माल ये खरीदेगा, 3 लाख में कंपनी को बेचेगा। तो अब कंपनी के साथ में क्या होगा, इस चीज को समझ लीजिए। अब देखिए इसमें आपका कहां नुकसान हो गया। पहली बात तो आपको यहां से जो 20 रुपए ले लिया ना, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना।
अब दूसरी बात, आगे भी आपको ही नुकसान होने वाला है। अब ये कैसे होगा, देखिए भाई, अब जैसे इसने तो यहां पर बेच दिया, अपना पैसा इसने कमा लिया, जैसे इसने यानी कि 2 लाख का माल खरीदा, 3 लाख को कंपनी को दे दिया। अब 3 लाख में कंपनी को मिला है, तो कंपनी कोई बेवकूफ थोड़ी ना है, वो भी अगर आटा बनाएगी तो उसमें कुछ मिलावट करेगी, है ना, कुछ अपना खर्चा बचाएगी, यानी कि उसको साफ कराएगी, है ना, उसमें जितने मजदूर काम कर रहे हैं, जितना परिवहन का साधन लगा, देखिए अब यहां पर भी एक परिवहन का बहुत अहम भूमिका होती है। अब परिवहन का समझ लीजिए, अब जैसे ये 70,000 रुपए तो भाई साहब यहां से अपने आप ऐसे ही कमा लेता है। अब किसान तो क्या करता है, किसान अपना माल ले जाएगा तो वो किराया भी किसान को तय करना पड़ता है। अब किसान क्या करेगा बेचारा, यहां से जैसे किराया ले गया, तो किराया अगर वाहन वाला कम समथिंग अगर 2,000 रुपए किराया वाला ले लेगा, 2,000 रुपए ये खा गया, यानी कि 20,000 में से 4,000 तो किसान के खा गया। वैसे ही किसान के 4,000 तो वैसे ही गए, 2,000 तो इसके किराया में गए, 2,000 रुपए ये बचला आदमी खा गया, तो कितने हो गए, 4,000 रुपए खा गए। तो अब इसके किसान के पास में 20,000 की फसल पैदा हुई है, तो इसके पास तो मात्र 16,000 ही बचेंगे। समझ पा रहे ना, इसके पास मात्र 16,000 ही बचेंगे। अब किसान क्या गरीब हो, अब किसान इससे ज्यादा क्या गरीबी देखेगा ये बताओ। अब किसान क्या करेगा, गरीबी रेखाओं से गरीबी होता जाएगा, हमेशा गरीबी रहेगा ये, क्योंकि इसने 20,000 रुपए का माल बेचा है, उसका 16,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 4,000 रुपए बीच के लोग ही खा गए बेचारे के। अब क्या करेगा, अब देखो फिर इसकी ही मार पड़ने वाली है, इसी पर वापस मार पड़ने वाली। अभी तो इसका 4,000 की मार पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये सहन कर लेता है, लेकिन अब फिर इस पर मार पड़ेगी वापस। अब देखो इसको कैसे पड़ेगी मार। अब ये यहां पर इसने 3 लाख रुपए में कंपनी को माल बेच दिया मालिक ने, यानी कि ये बिचौलिया ने 3 लाख का कंपनी के साथ में समझौता किया, और 3 लाख में जिस माल को 2 लाख में खरीदा उसको 3 लाख में बेच दिया। समझ पा रहे हैं, तो 3 लाख में बेच दिया। तो अब ये क्या होगा, कंपनी मालिक भी दिमाग लगाएगा कि इस माल से अपन को कितना पैदा करना है, 6 लाख रुपए कमाने, क्योंकि वो तो दुगना करना है उसको। बिजनेस इज प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, तो वो इसमें 6 लाख रुपए पैदा करने की कोशिश करेगा। अब ये 6 लाख रुपए पैदा करेगा, तो मेरे भाई ये क्या करेगा, अब देखो अगर उसने, जैसे मैंने आपको यहां पर भाव बताया था 2,000 रुपए किलो, अब ये यहां से इसको 2,200 रुपए किलो तो ये बेच ही रहा है इसको, यानी कि 1 कुंटल के 2,200 तो ये कंपनी यानी कि बिचौलिया व्यक्ति खा रहा है उससे, तो 2,200 का पड़ेगा। तो वो क्या सोचेगा, वो तो दिमाग लगाएगा ना कि अब मेरा कुंटल का भाव क्या होना चाहिए। तो वो कहता है कि 1 किलो आप 22 रुपए किलो मुझे 1 किलो दे दो, मैं आपको इसी माल को 40 रुपए किलो देने वाला हूं। और यही होता है मेरे भाई, यही हो रहा है इस देश में, क्योंकि अब देखो जिस प्रकार से इसने दे दिया, तो अब ये 6 लाख रुपए कमाएगा, वहां से 3 लाख के माल के 6 लाख कमाएगा, क्योंकि इसको तो दुगना करके देना है। अब ये क्या करेगा, इसमें मिलावट करेगा, है ना, मिलावट करेगा तो इसका परिवहन और व्यापार का इसका खर्चा निकाल लेगा। अब ये माल कौन खरीदेगा ये बताओ मुझे सबसे पहले। अब यहां पर जो जिसको आप बेचने गए थे वो तो अच्छी क्वालिटी का गेहूं यहीं पर रख लेगा अपने लिए, मंडी का मालिक तो क्यों आटा खरीद के लाएगा मुझे बताओ। और ये मालिक क्यों आटा खरीदेगा, ये भी नहीं खरीदेगा। और किसान की बात करें तो किसान तो समथिंग बहुत कम खरीदते हैं, लेकिन अब किसान की तो बात छोड़िए, किसान को तो वहां पर आपने मतलब 4,000 की घाटे में खना दिया वही काफी है। लेकिन किसान कभी क्या करता है, प्रोग्राम वगैरह वगैरह करता है, तो फिर वो माल खरीदने जाता है वहां पर, तो वो 20 रुपए किलो बेच के जाता है और उसको 40 रुपए किलो आटा खरीदना पड़ता है। लेकिन यही मार आपके भारत देश के किसान के साथी होता है मजदूर, किसान का साथी मजदूर होता है जो शहर में रहता है गरीब आदमी। वो क्या करेगा बेचारा, ये मजदूर तो आटा खरीद के ही लाएगा ना, ये कहां पैदा करने जाएगा, ये तो मजदूरी मेहनत करेगा, यानी कि गरीब लोग जो अमीर लोग हैं उनके पोछा लगाएगा घर में, उनका रक्षा चलाएगा, उनके लिए टेम्पू चलाएगा, उनके लिए शिक्षक का रूप में काम करेगा, उसके रूप में बहुत सारे रूपों में उसके साथ में काम करेगा, उसके ड्राइवर बन के जाएगा, इन चीजों में वो काम करेगा, तो उसको तब उसकी तनख्वाह मिलेगी। अब वो तनख्वाह देगा, उसी में से क्या करेगा, उसको आटा भी खरीदना है। अब भाई साहब जो 1980 रुपए कुंटल आटा बिका था, यानी कि गेहूं बिके थे, उसका मूल्य ये बेचारा 40 रुपए किलो देगा, यानी कि 20 रुपए किलो के चीज के पैसे ये 40 रुपए किलो देगा, और यहीं से ये लोग गरीब होते चले जाएंगे। अब इस देश में मजदूरों की हालत आज तक क्यों नहीं सुधर पाई, सिटी में रहने वाले गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब होते क्यों जा रहे हैं, इसका कारण क्या है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में किसान फिर भी कमजोर नहीं है, किसान फिर भी अपने लेवल पूरी कर चुके हैं, कम से मीडियम क्लास एज में आ चुके हैं, वो अपना भरपेट यानी कि अपना पालन पोषण कर लेते हैं, अपने परिवार को चला लेते हैं, क्योंकि उनके पास में साधन होता है, वो क्योंकि भूखे रहने वालों में से नहीं है। लेकिन इस मजदूर के साथ में तो बहुत बुरा होने वाला है, इसका कौन सोचेगा इस देश में, इसके बारे में कोई नहीं सोचा है, कि किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि इसने जितना पैसा लिया है उतना ही दे देगा इसको। तो इस भारत देश में इसी कारण से भारत देश पिछड़ता जा रहा है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो इसका सबसे पहले मजदूर का, यानी कि अब इसको बंद करने के लिए, अब ये इतना मैं इतनी बातें आपको खोलकर क्यों बता रहा हूं,
अब इसका सीधा सीधा मतलब समझिए अब क्या होने वाला है आने वाले समय में, अब समझ लीजिए। यानी कि 2021 से आपका नियम लागू किया गया है, मार्च 2019 से नियम लागू किया गया है। इसके तहत में क्या होगा, यानी कि ये 3 लाख का माल बेचने वाला और इसको 6 लाख का उत्पादन करने वाला, ये दोनों को क्या होने वाला है, इन दोनों को सीधी जेल होने वाली है और आप जैसे अधिकारी इसको जेल में लेके जाने वाले हैं। इसको समझिए कैसे लेके जाएंगे। अब देखो, अब ये क्या करेगा, ये जो पैसे यानी कि वो मालिक जो होगा, यानी कि फैक्ट्री का मालिक इसको जो पैसे देगा, बिचौलिया जो व्यक्ति होता है इसको पैसा देगा, तो ये इसके अकाउंट से ट्रांसफर करेगा। जैसे एसबीआई बैंक से इसने ट्रांसफर कर दिया इसके आईसीआई बैंक में, ठीक है, आईसीआई बैंक में इसने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब इसको पता है, अब ये क्या करेगा, ये कस्टमर यानी कि जो ग्राहक होगा, ग्राहक का मतलब है किसान के पास में, किसान के खाते में पैसा सेंड करेगा, तो इसको जो भाव है उसका पैसा उसने सेंड कर देगा। अब देखो, तो यहां से क्या होगा, जैसे ये 20,000 रुपए इसके पास में सेंड करेगा, है ना, तो ये सब काट पीट के, यानी कि किसान को तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि उसको तो वही 16,000 ही मिलेंगे बेचारे को। 20,000 का माल होगा तो 16,000 ही मिलेंगे उसको, तो क्योंकि इधर से किराया भी तो देना है उसको। तो अब क्या होगा, इसके खाते में पैसे आ जाएंगे तुरंत। अब इससे फायदा किसको हुआ, इसको नुकसान, यानी कि इसको फायदा हो जाएगा और इसको नुकसान होगा। अब इसको नुकसान इसलिए होगा क्योंकि इसकी सारी चाल पकड़ी जाएगी। अब सारी चाल पकड़ने का मतलब है कि इसने कितने रुपए, यानी कि इसने अगर 2 लाख का माल खरीदा है तो ये कंपनी से अगर 3 लाख रुपए ले रहा है तो वहीं पर पता चल जाएगा कि 1 लाख का घोटाला यहां पर हो गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 लाख का घोटाला हो गया, इसको तुरंत पकड़ लेंगे। अब ये कौन पकड़ेंगे, आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी पकड़ेंगे अब इसको, है ना। जैसे आप एफसीआई यानी कि खाद्य विभाग में अगर जाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन में अगर आप जाते हैं, तो आपकी ड्यूटी यही बनती है कि फूड कॉर्पोरेशन में जितना भी सिस्टम भ्रष्टाचार का है उसको प्रतिबंध लगाए। अब इससे क्या होगा, ये जो इसने जो घटिया यानी कि ये जो हरकत की है, 1 लाख रुपए कमाए हैं, तुरंत इसको पता चल जाएगा। अब कैसे चलेगा, क्योंकि आपका जो पूरा सिस्टम ही बैंकिंग कर देगा, तो रिजर्व बैंक के पास में रिपोर्ट जाती है। अब रिजर्व बैंक इनको देखता रहता है, अच्छा ये काम कर रहा है, चलो कर लो, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए कमा ले भाई। इसके बाद में ये माल उत्पाद करेगा। अब देखो, अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि जब ये फैक्ट्री मालिक 6 लाख 3 लाख का सामान खरीद के 6 लाख रुपए का माल तैयार करके ये ट्रकों में अपलोड करके व्यापारी के पास में फिर पहुंचाएगा। अब वो व्यापारी के पास में फिर पहुंचाएगा तो व्यापारी भाई भी क्या करेगा, उसको पेमेंट तो करेगा ना कभी पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो अब उसको पता है कि इसमें देखो 1 साल में कंपनी ने कितना लाख का माल खरीदा, जैसे 1 साल में कंपनी ने 20 लाख का माल खरीद लिया, ये समझो 20 लाख के गेहूं खरीदा एक कंपनी मालिक ने, तो अब ये क्या करेगा, इसके पास में पूरे साल में कितना पैसा आता है इसका ध्यान रखा जाएगा। तो इसके पास में जैसे 60 लाख रुपए, अगर इसके 20 लाख रुपए में गेहूं खरीदा और 60 लाख रुपए अगर इसके पास में इनकम आ गई, तो गवर्नमेंट इसका जवाब मांगेगी कि भाई ये 60% कहां से लाया तू, समझ पा रहे ना। यानी कि तूने तो खरीदा तो 20 लाख का ही माल था, ये 60 लाख रुपए कैसे कमा लिया। अब ये 40 लाख कहां से आए, ये किस भ्रष्टाचार से आए, किस नीति से आए, इसका कारण बता। तो गवर्नमेंट को जवाब देना होगा इन लोगों को। लेकिन जो अभी आपका अब ये जो सिस्टम है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक लागू कर रहा है, यानी कि आप जैसे आईएएस अधिकारी अफसर जो होते हैं वो लोग लागू करवा रहे हैं। लेकिन भारत की राजनीति ने गेम खेल गया यहां पर, बीजेपी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी ने यहां पर गेम खेला, क्योंकि इसको पता चला नरेंद्र मोदी का दोस्त जो था यानी कि अंबानी, अब अंबानी की जो कंपनियां थी ना यहां पर, अब देखो ये सब चीज आपके समझ में आ जाएगी। अंबानी की कंपनी थी ना, इस ससुरे की जो कंपनियां चलती थी ना यहाँ पर, कौन सी, ये जो गेहूं की जो आटा बनाकर भेजने वाली जो कंपनियां है ना, तो अब गवर्नमेंट को इसका पता चल जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक को इसका पता चल जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, रिजर्व बैंक को पता चल जाएगा तो ये टैक्स लेगा, उससे टैक्स लेगा। दूसरी बात, वो हर चीज पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसको पता है किस किस व्यक्ति ने कितना करप्शन किया है। तो उन व्यक्तियों को क्या करेगा, डायरेक्ट उठाएगा, वहां से वो उठाएगा और कहेगा भाई जवाब दे इसका पैसे का, ये पैसा कहां से आया। और अब देखो तुरंत अब इसमें एक नीति और लागू करेगा ये एसबीआई बैंक, अभी मतलब जो रिजर्व बैंक है इसने एक नीति और लागू की है, जहां पर करप्शन होगा वहीं पर खाता सीज कर दिया जाएगा, डायरेक्ट खाता स्विच कर दिया जाएगा और वो जितना पैसा होगा उसको काट लिया जाएगा आपके अकाउंट से। समझ पा रहे ना। तो ये सिस्टम होने वाला है। तो इसको नरेंद्र मोदी को यानी कि बीजेपी सरकार को चिंता लगी, बीजेपी सरकार को नहीं, अंबानी अडानी को चिंता लगी कि हमारा तो पूरा बिजनेस ठप होने वाला है, ठीक है ना, ठप होने वाला है। तो इसने क्या किया, ठप होने वाला है तो भाई क्या करें। अब इसका चमचा कौन है, मोदी। अब मोदी के पास में आए और इसको कहे कि ऐसा कानून लागू कर कि जो कृषि पर जितने भी समस्याएं है ना ये खत्म ही हो जाए हमेशा के लिए। अब ये कृषि पर 3 कानून लाके छोड़ दिया इसने। अब ये 3 कानून लाकर छोड़ दिया तो अब भारतीय रिजर्व बैंक को भी समस्या आ गई, यानी कि ये भी सोच रहा है कि इस बार मैं किसका यानी कि किसका मूल्य निर्धारित करूंगा,
मैं करेंसी कैसे छापूंगा इस बार, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। रिजर्व बैंक चिंता में आ गया क्योंकि किसान इस बार माल ही नहीं बेचेगा। अगर किसान ने ठान ली कि मुझे माल नहीं बेचना है इस बार, यानी कि अगर ये 3 कानून वापस नहीं लेगा तो माल नहीं बेचूंगा, तो रिजर्व बैंक सोच रहा है कि अब पैसे कैसे छापेंगे। समझ में आ रहा ना? तो ये समस्या रिजर्व बैंक के साथ में भी आ गई। अब दूसरी बात, एक बात और समझिए, अब क्या हुआ, यानी कि जो नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का जो गुलाम है, ये क्या करा, इसने एक कानून बनाया। अंबानी ने कानून बनाए, टाटा बिरला, इनके जो अधिकारी होते हैं कंपनी में, जो जिसको बोलते हैं आप इंटेलिजेंटी जो व्यक्ति होते हैं, तो उनको मैनेजर वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने बताया कि भारत देश में ऐसा करो, जो ये सरकारी जो मंडियां है ना, यानी कि जहां से हम जो अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, अब ये सरकारी मंडियों में जो ट्रांसफर करते हैं, तो सरकारी मंडियों का तो क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पर क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जाकर ही माल खरीदेंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र से माल खरीदेंगे तो इसने क्या किया, इस बिचौलिया को तो खत्म कर दिया। इस बात को हम भी मानते हैं कि अच्छा किया इसने, इस बिचौलिया को तो खत्म कर दिया इसने, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कानून बनाया, बिचौलिया को खत्म कर दिया, क्योंकि इसको पता चल गया, जैसे ही रिजर्व बैंक ने बताया कि इस देश में ये समस्या आ रही है, क्योंकि आईएएस अधिकारियों ने जब इस पर रिसर्च किया तो उनको लगा, क्योंकि वो 7 साल से रिसर्च कर रहे थे इस पर, देखिएगा है ना, 2015 से इस पर रिसर्च चल रहा था और अब जाके उनका एक समझौता हुआ है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है और उनकी बात मानी गई है। तो देखो, तो इस पर क्या हुआ कि ये जो था, मतलब इसने कंपनी को पता चला कि यार ये 2 लाख मतलब 1 लाख रुपए हमसे डायरेक्ट खा रहा था, यानी कि ये तो बहुत अमीर हो गया। तो इसने क्या किया, इसको हटा दिया। इसको हटाने के लिए इसने क्या किया, एमएसपी रेट जो है, यानी कि अब एमएसपी रेट पर इसने निर्धारित कर दिया। अब मोदी ने जो कानून लाया उसमें बताया कि भाई अब क्या करेंगे, कंपनी मालिक जाएंगे और क्षेत्र एरिया जो होता है, इलाका जो होता है, उसमें जाकर अपनी यानी कि अपना जो माल जो खरीदेंगे, यानी कि वो वहां से खरीदेंगे, डायरेक्ट किसानों के पास से खरीदेंगे, यानी कि बीच के व्यक्ति को हटा देगा। अब भाई एक समस्या हो जाएगी। अब यहां पर समस्या ये होने वाली है कि आने वाले समय में अब ये जो मंडियां है ना, यानी कि जो ये बिचौलिया है, ये बैठकर जो खाता था, यानी कि जो मंडियां होती है, अब मंडियों में किसान को एक सुख था। सुख ये था कि अगर उसने यानी कि एमएसपी रेट अगर 2,000 रुपए अगर उसने रख दी तो उससे नीचा वो खरीद नहीं सकता उसको। समझ पा रहे ना? यानी कि इन मंडियों में एक फायदा होता था किसान को कि अगर सरकार ने 2,000 रुपए निर्धारित किया है पर क्विंटल पर, तो अब कोई भी माल इसको 2,000 से नीचे कोई भी व्यापारी नहीं खरीद सकता इनके पास से। समझ पा रहे ना? इनसे ऊपर ही ले सकता है, नीचे नहीं ले सकता भाई। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इससे नीचे नहीं ले सकता था, तो किसान को इससे फायदा हो गया। लेकिन अब अगर ये कंपनी मालिक डायरेक्ट अगर किसान के पास में आएगा तो ये तो अपनी मन की इच्छा के हिसाब से क्या करेगा, रेट लगाएगा। फिर इसने एक शर्त रखी है कि आपकी जो एमएसपी जो रेट है ना, वो पहले निर्धारित कर देंगे हम लोग, यानी कि जब आप फसल बोएंगे तभी आपकी निर्धारित कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, ऐसा क्यों करेंगे? अब इससे पहले किसान को फायदा हो जाया करता था, क्योंकि सहकारी जो समिति होती थी, अगर फसल का जो मूल्य होता था वो तभी निर्धारित हो जाता है जब आप बोते हैं। लेकिन एक चीज का उसमें फायदा होता है कि अगर फसल पर जैसे आपके ओलावृष्टि हो गई, जैसे फसल नुकसान में चली गई, जैसे ज्यादा शीत कारण से शीत में आ गई तो फसल खराब हो गई, ज्यादा बरसात हो गई है ना, तूफान चल गई, तो इस कारण से अगर फसल खराब हो गई तो गवर्नमेंट इसका क्या निदान निकालती है और किसानों को क्या करती है, यानी कि जो एमएसपी रेट होती है, यानी कि अगर कम उत्पाद हुआ है तो उसकी प्राइस उसने 3,000 रुपए कर देगी, है ना, ताकि किसान को फायदा मिल जाए। उसके साथ में पर किसान को वो मुआवजा दे देगी जिसमें उसको 5,000 या 10,000 रुपए का किसान को फायदा मिल जाता है। तो इससे किसान संतुष्ट था इतने दिनों से। लेकिन अब ये लोग ना तो मुआवजा देंगे, इनको कोई मुआवजा नहीं देंगे। अगर खराब हो गई इनके पास, तो अगर अच्छी फसल नहीं आई तो ये तो कह देंगे अच्छी फसल नहीं है, हटाओ इनको, मैं क्यों लूंगा इसको, नहीं खरीदेंगे। फिर किसान कहां जाएंगे? सबसे बड़ी अहम बात तो यह है ना, अगर कंपनी मालिक को अगर फसल पसंद नहीं आई तो वो तो कह देगा मैं तो नहीं खरीदूंगा। तो फिर किसान कहां जाएगा? जब सहकारी समितियां बंद हो जाएगी, तो जब मंडियां बंद कर दी जाएगी, तो फिर किसान किसके पास में जाएगा इनको बेचने के लिए भाई? फिर तो किसान की मन चाहे रेट लगाई जाएगी, यानी कि 2,000 की जो फसल बिकती थी उसको कहेगी कि 1,200 रुपए मिलूंगा, दे तो दे, नहीं मत दे, और उस किसान को देना पड़ेगा, क्योंकि किसान के पास में स्टोर तो है ही नहीं। किसान कहां रखेगा रहने के लिए? उसके पास तो झोपड़ी है। उस फसल को क्या बरसात के मौसम में क्या उसको उस डेट को वहीं उगाएगा? वो तो मजबूरी में बेचना पड़ेगा। तो इसको सरकार ने इस चीज का समाधान नहीं निकाला, सरकार ने जबरन किसानों पर थोप दिया, और ये इस कारण से थी, इसकी मेन जड़ यहां से है। समझ पा रहे ना? इस चीज पर रिसर्च करने के बाद में मेन जड़ यहां से निकल कर आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इनको क्या दे दिया, इनको थोड़ी सी मिर्ची लगा दी, इनके अंबानी और इनके, है ना। तो इनकी बोलियां बंद करने वाला है थोड़े दिनों में भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखो, यानी कि रिजर्व बैंक जो होता है वो ना तो मोदी की सुनता है, ना आपके आईएएस अधिकारियों, वो आईएएस अधिकारियों की जरूर सुनता है, क्योंकि इनका पावर होता है, उसका लिंक होता है, राजनीति से उसको कोई मतलब नहीं रिजर्व बैंक को। इनके तो धपेड़े मार के बाहर निकाल देगा वो,
इस अंबानी से अडानी से इनको कोई मतलब नहीं है उसको, रिजर्व बैंक को। उसको मतलब है इस किसान से, इस देश के किसान से मतलब है उसको, क्योंकि किसान का देश ही उसको उत्पाद करके देता है, तभी वो नेट यानी कि नोट छापता है। जो गवर्नर होता है ना, वो इनका चमचा नहीं होता, वो इनको ऐसे कहते हैं बाहर, यानी कि इनको अनुमति लेनी पड़ती है उससे मिलने के लिए। पहली बात, वो राजनेताओं से मिलता ही नहीं, उसका क्या मतलब है, वो कह देता है क्या मतलब है मुझे। और गवर्नर कौन बनता है, आप में से ही बनता है। जब आपकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी हो जाएगी ना कि देश को कैसे डेवलप करना है, तो आप ही गवर्नर बन जाएंगे जिस दिन। तो देखो, समझ गए ना, इसके लिए अलग चीज होती है, उसकी प्रोसेस पर बाद में बात करेंगे कभी। तो इसके बाद में इसने क्या किया है, 5 ब्रांडेड निकाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 ब्रांड बताए हैं कि आप किस किस के माध्यम से किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब 5 ब्रांड क्या बताया, इनका नाम लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहले इसने बताया भुगतान एनिवल, भुगतान एनिवलर, भुगतान एनिवलर बताया इसने पहला, ठीक है। और दूसरा बताया इसने, देखिएगा, भुगतान अवस्था मांग पक्ष का कारक है। भुगतान अवसंरचना, भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष का कारक क्या है, इस पर रखेगा, ठीक है। तीसरा इसने बताया कि देखिएगा, भुगतान की जो अवसंरचना है उसकी आपूर्ति का पक्ष क्या है। अब देखो, भुगतान की अवसंरचना की आपूर्ति। इसके बाद में चौथा इसने बताया कि भुगतान प्रदर्शन, यानी कि भुगतान किस कारण से आप कर रहे हैं, भुगतान प्रदर्शन बताया। और 5वां इसने बताया लास्ट में, जिसमें उपभोक्ता केंद्र। अब ये चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए, नाम से सिद्ध हो जाना चाहिए। अगर आप एक इंटेलिजेंट आईएएस अधिकारी हैं तो आपके समझ में आ जानी चाहिए तो क्या रखा है इसने। देखो, अब इसमें प्रतिशत भी दिया है भाई, अब प्रतिशत भी लिख लो, क्योंकि प्रतिशत भी जरूरी है, क्योंकि कल के दिन आप रिपोर्ट तैयार करके देंगे तो क्या बांटा देंगे वहां पर, तो ध्यान रखो, ठीक है। इस पर 25% किया, इस पर इसने 10% रखा, और अगले पर इसने इस पर क्या रखा, आपूर्ति पर इसने 15% रखा, और इस पर इसने 45% रखा, और इसके बाद में उपभोक्ता केंद्र पर इसने मात्र 5% रखा। समझ में आया बात। देखो, भुगतान एनिवलर, यानी कि भुगतान किस कारण से करते हैं, इसका आपको सूचना देनी पड़ेगी। समझ पा रहे, यानी कि देखो, भुगतान की अवसंरचना यानी कि पक्ष रखा है, एक तरफ आपको कारक रखा गया, यानी कि ये कारक है, पहला इसका कारक पूछेगा, है ना, कारक हो गया, यानी कि किस कारण से आप इसको क्या कर रहे हैं, यानी कि भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपूर्ति है, उस पर 10% रखा गया है। इसके बाद में आपका प्रदर्शन है, यानी कि भुगतान आप कितना कर रहे हैं, केंद्रीय उपभोक्ता पर आप कितना लागू कर रहे हैं। अब इसको समझो। अब देखो, यहां पर यह किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक चीज लागू की गई है। यहां पर देखिएगा, भुगतान प्रदर्शन का मतलब, आप सब चीजों को क्लियर मैं समझा देता हूं। भुगतान एनिवलर का मतलब है कि 25% क्या देना है, यानी कि अगर आप किसी भी चीज पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी कि व्यापारियों को रोकेगा नहीं है। ये भारतीय रिजर्व बैंक ये नहीं कह रहा कि आप अपना डेवलपमेंट मत करिए, करिएगा, लेकिन आप इतना ही करिए कि किसी भी चीज का 25% ही आप उत्पाद करिए। समझ पा रहे ना, यानी कि आप जिस प्रकार से अगर 2000 की चीज खरीदकर आप क्या कर रहे थे, 2000 की चीज खरीदकर आप क्या कर रहे थे, मतलब इससे देखिए 2000 की चीज को आप 4000 में बेच रहे थे, तो अब आपको 4000 नहीं करना है, आपको केवल 25,000 करना, 25% करना है। तो 4000 में से यानी कि 25% यानी कि 1000 रुपए आप बढ़ा सकते हैं। तो आप 2000 की चीज अगर खरीदते हैं तो उसको आप 3000 से ज्यादा मत बेचिए। इस पर रोक लग गई। यहां से क्या हो गई, इसके बोरी बिस्तर खत्म, बिचौलिया के बोरी बिस्तर उसने पहले खत्म कर दिया। उसके बाद में व्यापारी जो था, यानी कि जो कंपनी थी, उसके बोरी बिस्तर फिर बंद कर दिए इसने। समझ पा रहे ना, बोरी बिस्तर यहां से खत्म हो गए, क्योंकि जहां पर 4000 कमाता था वहां पर अब इसको, पहले ये 6000 कमाता था, यहां से 2000 का माल खरीद के 6000 कमाता था, तो अब उसको वहां पर कितना, केवल 3000 ही मिलेंगे, ठीक है। यहां से इसलिए इसकी मिर्ची लग गई। दूसरी बात क्या किया इसने, यानी कि भुगतान पक्ष को 10% ही देना है। समझ पा रहे ना, कि जो जिस प्रकार से किसान अगर माल बेच रहा है, आपको समझ पा रहे हैं, अगर आपको किसान माल बेच रहा है तो किसान को क्या है, 10% पर ही आपको देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। अब आप लोगों के लिए भी है, कारक आपको बताना पड़ेगा, 10% कारक, यानी कि किस चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका कारक बताना पड़ेगा। कारक तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि क्या आपने किस लिए किया है।
तो कारक के माध्यम से जैसे किसान के खाते में अगर कोई व्यापारी अगर ट्रांसफर कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने कोई वस्तु बेची है उसको, तभी करेगा। ठीक है, इसके बाद में भुगतान का अपसंचरण यानी कि असंचरण की आपूर्ति, यानी कि आपने जो आपूर्ति की है ना, यानी कि आपूर्ति पर भी आप ज्यादा रोक नहीं लगा सकते। ये 3 कानून तो उसने स्टोर करने, मोदी ने क्या बताया कि तीनों कानून में क्या कर सकते हैं आप, स्टोर कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बताई उसने तो, यानी कि किसानों को बांधने का पूरा काम कर दिया इसने। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने किसानों को पूरी तरीके से बचा रखा और पूरे तरीके से किसानों का विकसित करने के लिए ये सुरक्षित नियम बना दिया, यानी कि इसने ये लागू करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसने क्या किया कि देखो 15%, यानी कि आपूर्ति, कोई भी चीज अगर खाने पीने की कोई भी चीज है ना आपकी आपूर्ति करने वाली जैसे चीजें होती है ना, यानी कि सामान्य चीजें जैसे आपके कपड़ा हो गया या फिर आप कोई भी जैसे खाने की चीज हो गई, जैसे बिस्किट हो गया, तो जो ये चीजें है ना इस पर आप मात्र 15% कमा सकते हैं। पहले आप क्या कर रहे थे, 6,000 कमा रहे थे, लेकिन आपको मात्र 15% कमाने हैं, यानी कि 700 रुपए इसमें कमाने हैं। अगर आप 2500 की कोई चीज खरीदते, 2,000 की अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप इसको केवल 2500 तक ही बेचिएगा, यानी कि इस पर ज्यादा पैसे मत लीजिए, क्योंकि इससे 25 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होता इस पर, समझ पा रहे ना, इस पर इतना इन्वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आटा बनाकर डायरेक्ट दे रहे हैं तो आपका कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें आप जो किराया जाता है और किराया का आता है और आटा पिसकर जो चिक्के में आ रहा है ना, इसके ज्यादा, यानी कि इसमें अगर आप 6,000 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि 2,000 के आटे के 6,000 रुपए ले रहे हैं, तो ये गलत है। आप में केवल 500 रुपए का खर्चा हो रहा है, अब 500 रुपए में अपनी बचत भी रख लीजिए, यानी कि 200 रुपए का खर्चा होगा। पर क्विंटल की बात करें तो मात्र 100 रुपए या 50 रुपए का खर्च होता है, बाकी जितना भी पैसा है उतना आप बचा लीजिए, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात इसने की कि 45%, यानी कि प्रदर्शन करने के लिए आपको 45% किसी पर लागू करना पड़ेगा। प्रदर्शन का मतलब समझ रहे हैं? देखिए कोई भी चीज जिस प्रकार से आपका जो, जैसे मैंने आटे का उदाहरण दिया, जैसे 15% आपूर्ति हो गई, ये प्रदर्शन का मतलब है कि किसी भी प्रकार की जैसे सेफ चीज है ना, यानी कि वो चीज किसी के काम की नहीं है, ज्यादा काम की नहीं है, कहने का मतलब जिस प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वीआईपी लोग जैसे काम कर रहे हैं। अब इसने यहां पर गरीबों को बचाया, अमीरों को मारने का काम किया इसने, है ना। इस कानून ने भी अमीरों को मारा, अमीरों को इसलिए मार दिया इसने क्योंकि 45% बताया इसने। प्रदर्शन का मतलब दिखावटी चीजें हैं, जैसे आप कार खरीद रहे हैं तो कार मालिक को कहा गया कि आप जो 6 लाख की गाड़ी बेचते थे ना पहले, तो अब उसको ऐसा करिए, अगर उसमें लागत 3 लाख रुपए आ रही है तो आप 3 लाख रुपए की जगह पर पहले आप 6 कमाते थे, तो अब आप केवल 1.5 लाख और लगा लीजिए उस पर, है ना। तो 4 यानी कि 4.5 लाख रुपए हो गए, यानी कि 6 लाख की गाड़ी को आप कितने में बेचेंगे, 4.5 लाख में बेच दीजिए, है ना। तो ये क्या किया, 45% लगा दिया। अगर आप कोई भी प्रदर्शन करेंगे, अब आप कोई मकान बनाएंगे, बड़ा बड़ा बंगले बनाएंगे, अगर भूमि खरीदेंगे, तो उस पर आपको कहा गया है कि आप 45% लगा लीजिए, क्योंकि ये सब काम कौन करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वीआईपी काम कौन करेगा, अमीर व्यक्ति करेगा, व्यापारी संघ का व्यक्ति करेगा। तो अमीर कौन है, व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है ना, तो उसको क्या किया उसने 45% टोक दिया कि इस पर काम करेगा अब तो। दूसरा इसने क्या किया, उपभोक्ता केंद्रित, यानी कि 5% ही लेगा, तो उपभोक्ता के नाते पर, समझ रहे ना, उपभोक्ता नाते, उपभोक्ता केंद्र का मतलब है, उपभोक्ता केंद्र मतलब जो बढ़िया लोगों की बात की गई है। सुनील कुमार जी कहते थे कि सर ये बढ़िया लोग है ना, बहुत लूट रहे हैं देश को, तो बेटा इन पर भी कानून बन गया। अब देखो, अब देखिए साथी, इस पर भी कानून बनाया गया है। उपभोक्ता जो केंद्रित है, यानी कि उपभोक्ता जो व्यक्ति है ना, उससे अब आपको व्यापारी जो संघ है ना, इसको केवल 5% कमा सकता है भाई। तो अब इसने साफ कह दिया 5 रुपए की चीज को आप 10 में बेचते थे पहले, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब 5 रुपए की चीज को 10 का बेचता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब चलेगा तो क्या चलेगा, 5 रुपए पर आप 5% कमा लीजिए। अब आप 10 रुपए कमा रहे थे, तो 10 रुपए का 5% यानी कि 2 रुपए, यानी कि आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, 6 रुपए या 7 रुपए में बेच सकते हैं भाई। क्या करेंगे, 7 रुपए या 6 रुपए में इसको आप बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको 5 रुपए की जो चीज आ रही है वो आप 3 रुपए में तो पहले ऑलरेडी खरीद रहे हैं उसको, इसके बाद में आप 1 रुपए और कमा लीजिए इसके ऊपर, यानी कि 5 की चीज को आप 6 में दे दीजिए, यानी कि 1 रुपए आप इधर से कमाइए, 2 रुपए आपको कंपनी दे रही है, यानी कि 3 रुपए तो आप ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो ये काफी है ना, इतना क्यों कमा रहे हो, ठीक है। तो इस पर भी रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, नियम लागू कर दिया। अब देखो ये सक्सेस कैसे होगा, अब इस चीज पर आप सोच रहे हैं कि सर ये कानून सक्सेस कैसे होगा। सक्सेस इसलिए होगा क्योंकि आप जैसे ही आप इसमें से जो खाता में यानी कि जो पैसे डालेंगे ना, जैसे आपसे डायरेक्ट बढ़िया के अकाउंट में अगर आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उसका बैंक के खाते में व्यवसाय पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पिताजी कृषि काम करते हैं, अगर आप विद्यार्थी है ना, तो बैंक अकाउंट में आपको विद्यार्थी देना पड़ता है कि भाई साहब मैं स्टूडेंट हूं। उसमें इतना तक भी पूछा जाता है कि आप विवाहित या अविवाहित है, सब पूरा डाटा है ना गवर्नमेंट के पास में, तो वो डाटा ही ये काम करेगा। अब व्यवसाय उसने पहले ही अकाउंट में भर दिया, यानी कि अब पता चल जाएगा। अब ये कहेगा कि मैं तो व्यापारी हूं, अब बढ़िया का कैसे पता चलेगा,
बढ़िया कह देगा मैं तो किसान हूं, नहीं है किसान, व्यापार है भाई, तू व्यापारी है, तूने पहले भर रखा है व्यवसाय में, इसके हर डॉक्यूमेंट्स में व्यापारी लिख रखा है इसने, अब फंस गया बेटा, अब कहीं नहीं जाने वाला। तो अब इस पर चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें रखी गई है अभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसलिए आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि इसने डिजिटल, यानी कि पहले इसने बात 2018 में कह दी थी, ये बात 2018 में कही थी इसने, यानी कि ये रिपोर्ट 2018 में भी आ गई थी, लेकिन 2018 से कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो मोदी है ना, नरेंद्र मोदी, ये इसको रोक रहा था, बार बार रोक रहा था, इसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया था। अब आपको पता होना चाहिए विश्व के बहुत सारी चीजों पर, यानी कि इसको हर बार कहीं ना कहीं घुसेड़ देता था, ये हर बार टाल देता था, लेकिन इस बार इसने निर्धारित कर दिया कि मार्च 2021 से ये लागू करूंगा, किसी के बाप से नहीं मानूंगा। इसने पहले प्रस्ताव दे दिया मीडिया को। आपके पास में ये बात कहां से पहुंची, मेरे पास में नॉलेज कहां से पूछी, क्योंकि उन्होंने पहले ही विज्ञापन निकाल दिया, उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई साहब ये संभालो और ये लागू करने वाला हूं, और ये जो 3 कानून जो आए ना, इसकी मूल जड़ यहीं पर है। अब देखिएगा, भारत के जो किसान है, किसान भाइयों को इस चीज का पता नहीं है कि ये मिर्ची अचानक कैसे लग गई इनको, अंबानी अडानी को, नरेंद्र मोदी को ये मिर्ची कैसे लग गई। ये मिर्ची लगाने वाला भारतीय रिजर्व बैंक है, और भारतीय रिजर्व बैंक को मिर्ची लगाने वाला कौन है, आप जैसे गरीब व्यक्ति, आईएएस अधिकारी जो बनकर गए हैं, वो उस डिपार्टमेंट में बैठे हैं, और ये बेचारे 7 साल से मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हमारे गरीब भाइयों की, हमारे गरीब साथियों की कैसे हेल्प कर सके। तो इस पर काम किया है भाई इसने, ठीक है। तो इस चीज को जान लीजिए, और ये चीज बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा 1858 में स्थापना, यानी कि रक्षा अनुसंधान का विकास संगठन, यानी कि आरडीओ ने 1 जनवरी 2021 में 63वां स्थापना दिवस मनाया था, आपको पता होना चाहिए। यानी कि 1958 में आपका रक्षा जो मंत्रालय है, उसकी स्थापना, अनुसंधान जो है यानी कि विकास करने के लिए, तो उसकी स्थापना की गई थी, और उसने 1 जनवरी 2021 को क्या मनाया, डीआरडीओ ने क्या मनाया, 63वां स्थापना दिवस मनाया था, ठीक है। 63वां स्थापना दिवस मनाया था डीआरडीए ने 63वां, ठीक है, 63वां, ठीक है, 63वां 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और 63वां स्थापना दिवस इसने अभी मनाया है 1 जनवरी 2021 को, यानी कि 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिएगा, अब ये सब चीजें आपको डिटेल से समझ में आ गई है। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ये क्लास पब्लिक की जाए, क्योंकि जितने लोगों को ये चीज अपन समझा सके उतनी समझाना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि मेरा फर्ज है, मैंने आपको समझाया, अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है आप इन लोगों को कहां तक शेयर करते हैं, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद, अनुमति दीजिए, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और बहुत अच्छे से अगर समझ में आई तो कमेंट करके बताइएगा कि सर मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में। बहुत मेहनत करके रिपोर्ट तैयार की थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।